Hi, do not fear going forward slowly. Fear only to stand still. Today is 3rd of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर में है ये डल लेक। वन स्टॉप सेंटर्स फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसने लेके आया है न्यू सोशल मीडिया रूल्स नोटिफाइड इन 2021। गुजरात वो स्टेट है जो टॉप रेसिपिएंट रहा है एफडीआई इक्विटी का। डीएपी फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट अब 140% सब्सिडी दे रही है। द फुल फॉर्म ऑफ डीएपी इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड होने वाला है, टेंटेटिव लिस्ट में है। दिस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आज के सवाल है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड वॉर गेम्स स्टेडफास्ट डिफेंडर 21। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ग्रुप का नाम क्या है? विच टीम वॉन द चैंपियंस लीग टाइटल 2021? अभी कुछ ही दिन पहले ये हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च नैनो यूरिया इन द मार्केट नेक्स्ट मंथ? ये जो नैनो है ना, ये प्रीफिक्स जहां भी आता है ये यूपीएससी का काफी फेवरेट है, नैनो यूरिया। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 टू 2020? नाथपा झाकरी डैम है, हिमाचल प्रदेश में है। इट इज बिल्ट ओवर विच रिवर? क्वींस स्टेपवेल, पाटन। ये किस राज्य में स्थित है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है कॉल ऑन। अक्सर हम जब डिग्निटरीज आते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कॉल ऑन करते हैं अपने सुपीरियर ऑफिसर को। सो कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समबडी। गेट ओवर का मतलब है रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, लॉस और डिफिकल्टी। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, उसकी जांच पड़ताल करना। वीडल मतलब टू इन्फ्लुएंस और परसुएड। सोपोरोफिक का मतलब होता है जो स्लीप इंड्यूसिंग है, कॉजिंग स्लीप। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा कि क्यों ना 100% जो वैक्सीनेशन है सेंटर ही उसको प्रोक्योर करे, सेंट्रलाइज हो। और यहाँ हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सवाल देखेंगे। न्यू आईटी रूल्स, गूगल ने कहा ये हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हिमालयन टास्क, पैलेस्टीन, इंडिया एब्सटेंशन। देन दिस इज पिकिंग अप स्टीम, हाई कोर्ट का ऑर्डर सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सिन में, पॉजिटिविटी रेट। ये है एग्जाम फियर। काफी सारे एग्जाम्स अभी कैंसिल हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। एग्जाम फियर। देन मेंटल फिजिकल फटीग, नो एक्सक्यूज टू शन ड्यूटी, डॉक्टर्स। ये एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट जो स्कीम लेके आ रही है कि ऑर्फन चिल्ड्रन को गवर्नमेंट केयर देगी, उसमें जो डिटेल्स हैं और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल, फेडरलिज्म इम्पेरिल। ये बात है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। सेंटर और 28 स्टेट्स में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना ज़रूरी है। Close the vaccination gap in global lockstep, and this is cautionary tale in Osaka's exit. Again, this is very important article asking the right question. जो नाओमी ओसाका का कंप्लीट एपिसोड हुआ है फ्रेंच ओपन में, इसने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल खड़े किए, इमोशनल इंटेलिजेंस और पब्लिक लाइफ। वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट, डेल्टा वेरिएंट नाम है इंडियन वेरिएंट का। अफगानिस्तान विड्रॉवल, this is new precedent of Israel, container sinking, trade gap, export surge 67%। तो जो ट्रेड का गैप है वो कम हुआ है। ब्राजील इकोनॉमी, सर्टेन बिजनेस न्यूज। और आज हम फिर से देखते हैं बायोफ्यूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में ही हम आज देखेंगे बागवानी, दैट इज हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। Then this is CSET solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu, Delhi edition. See, first news है, why not buy 100% vaccines if you get discount? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंटर से। अब सी, सेंटर मतलब कंप्लीट इंडिया, कंप्लीट इंडिया मतलब यहाँ आएगी इकोनॉमी ऑफ स्केल।
इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे हम फुटकर कोई सामान खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ता है, बट अगर हम थोक में सामान खरीदते हैं तो जो शॉपकीपर है वो उसमें हमें डिस्काउंट देता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब मिलियंस ऑफ डोजेज एक साथ खरीदेगी तो इनको वैक्सीनेशन सस्ती मिलती है और स्टेट्स को महंगी मिल रही है। तो कोर्ट ने कहा कि क्यों ना सारी वैक्सीनेशन सेंटर ही खरीदे और फिर स्टेट को ट्रांसफर कर दे, वो इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। पहले यही स्ट्रैटेजी हमने अपनाई थी, बट जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड अचानक से आया तो कुछ स्टेट्स ने फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स देना लग गए कि हमें फ्री कर दो सेंटर डिपेंडेंसी से, वी विल प्रोक्योर वैक्सीनेशन ऑन अवर ओन। बट फिर बाद में पता चला ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, तो स्टेट्स अब फिर बोल रहे हैं कि सेंटर को ही वैक्सीनेशन खरीदनी चाहिए और स्टेट्स में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब पैंडमिक जैसी चीज़ होती है ना, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसमें कई बार पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश करती है। कई बार जैसे सेंटर है, पास दबक स्टेट पे ब्लेम, स्टेट है वो इंडिविजुअल किसी एमपी एमएलए, तो ये चीज़ भी पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिलती है। बट द पॉइंट इज, इससे हमारी जो पैंडमिक की फाइट है वो वीकन हो जाती है। वी नीड टू एक्ट एज वन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट पे भी, बिकॉज सेंटर के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, सेंटर के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है। फाइजर मॉडर्ना जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने स्टेट लेवल पे बात करने से भी मना कर दिया। तो सेंटर की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, माइट ज़्यादा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सेंटर करेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई ये जो पहले वाली अप्रोच थी कि सेंटर प्रोक्योर करे, बिकॉज इनको 150 रुपये में वैक्सीन मिल रही है, स्टेट को मिल रही है 400-500, तो इतना पैसा एक्स्ट्रा क्यों खर्च करे। इकोनॉमी ऑफ स्केल, वैक्सीनेशन इक्विटी होना चाहिए, जैसे उड़ीसा सीएम ने कहा कि लेट सेंटर डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन। व्हाई? बिकॉज हर स्टेट ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर से डायरेक्ट डील नहीं कर पाएगा, हर स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ भी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सो दिस इज द थिंग, फॉरेन वैक्सीनेशन ट्रैक फास्टर ट्रैक अप्रूवल हो गया, मतलब फाइजर मॉडर्ना जैसे इंडिया में वैक्सीनेशन लाएगी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। ब्रिज ट्रायल से उनको छूट दी गई है। एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं वी आर ऑल डिफरेंट, जैसे इंडिया में एशियाटिक है, यूरोप में कॉकेशियन है, अफ्रीका में नीग्रोज हैं। सो द पॉइंट इज ये जो रेशियल है ना ये भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वैक्सीनेशन इतना फाइन चीज़ है कि वहाँ पे अलग अलग रेसेस में भी एक ब्रिज ट्रायल करना पड़ता है कि उन्होंने यूरोप में टेस्ट किया तो अभी इंडियंस पे भी वो थोड़ा टेस्ट करें, बिकॉज लिटिल बिट डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे, जेनेटिकली डिफरेंट हो जाता है। तो इस बात पे थोड़ा इन्हें रिलैक्सेशन दिया है, बिकॉज वी नीड वैक्सीनेशन अर्जेंटली। रैपिड मास स्केल में हमें वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करना है, बट इन सब में भी ये चीज़ नहीं भूलना है कि वैक्सीनेशन की जो सेफ्टी और एफिकेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो। प्लस यूनियन बजट में ईयर मार्क था, ईयर मार्क मतलब आपने चिन्हित कर दिया है कि इतना पैसा तो मैं इधर ही खर्च करूंगा। तो यूनियन बजट में ईयर मार्क था 35,000 करोड़ रुपए फॉर प्रोक्योरिंग वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन तो सेंटर को ही खरीदनी चाहिए और फिर स्टेट को ऐसे पास ऑन करना चाहिए। दिस शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। साल खत्म होने से पहले पूरे कंट्री को हमको वैक्सीनेशन करना है, दिस शुड बी अवर टारगेट। और सेकेंड चीज़, जैसे जीएसटी काउंसिल में देखा, एपिडेमिक फाइट में देखा, ये जो सेंटर और स्टेट की फाइट है ना, इससे स्पेशली पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट। पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है डिफरेंट पार्टीज को, बट एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन दिस इज अवर लॉस। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड। लास्ट ईयर मेंस में ही ये एक सवाल आया था, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, कन्फ्रंटेशन, 3 वर्ड है, कोऑपरेट करना, कॉम्पीट करना बिकॉज सबका पॉलिटिकल स्पेस सेम है, कन्फ्रंटेशन करना, इन 3 वर्ड्स ने शेप किया है नेचर ऑफ फेडरेशन इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल। साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट योर आंसर। ये जो एग्जाम्पल्स आप साइट करोगे ना ये काफी मैच्योर लेना और विद इन दिस पॉलिटिकल जो हमारा मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग लेना। साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल्स जो मतलब पॉलिटी को बताए, अननेसेसरी पॉलिटिकल एग्जाम्पल नहीं देखने, जो पॉलिटिकल की निटिग्रिटी को बताए, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एटसेट्रा, पॉलिटी। सो साइट सम रीसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट योर आंसर। ये लास्ट ईयर का सवाल है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स, ट्राई। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है दिस इज अबाउट डोमिनिका में, अभी देखते हैं मिस्टर चौकसी। ये न्यूज है, न्यू आईटी रूल्स डोंट अप्लाई टू अस, गूगल ने बोला हाई कोर्ट को।
अब गूगल का भी हम हिस्ट्री देखें ना, तो गूगल पहले क्या था, बस एक सर्च इंजन था। हमें इंटरनेट में कुछ सर्च करना है तो गूगल के थ्रू हम वो सर्च कर लेंगे। सो इट वॉज लाइक अ सर्च इंजन। गूगल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ये एक्सपैंड हुआ, जैसे एंड्रॉयड आया, बाद में हैंगआउट्स आया, गूगल मीट आया, ऐसे करके गूगल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए। तो गूगल ने ये बोला कि जो नए आईटी रूल्स आए वो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी में, जैसे कि ट्विटर, जैसे कि फेसबुक। तो ट्विटर और फेसबुक बिकॉज बहुत सारे जो होस्ट हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको ये होस्ट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो दे आर सेइंग कि जो सेफ हार्बर रूल है इनका, कि जो कंटेंट अगर खराब है तो वो कंटेंट क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर की। इस बात पे गवर्नमेंट ने इनको फ्री रन जो दिया था वो स्टॉप करने का ट्राई किया। और नए आईटी रूल्स भी आए कि अगर फेक न्यूज़ है तो वो फेक न्यूज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं आईटी रूल्स में। यूएस बेस्ड टेक जाइंट ने कहा कि हम तो केवल सर्च इंजन है, हम कोई सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं है जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। सो दैट इज वाई ये आईटी रूल है, ये हम पे इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगेन लेट अस सी इसमें क्या रिप्लाई आता है, बिकॉज गूगल का तो फिर यूट्यूब भी है। यूट्यूब इज अगेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। देन एंड्रॉयड भी है, देर आर सो मेनी थिंग्स। लेट अस सी इसका आगे क्या डेवलपमेंट होता है। ये हिमालयन टास्क है। सी, हिमालय और जो ऊपर के जो स्टेट्स हैं हमारे, यहाँ ज्योग्राफी बड़ी चैलेंज्ड है। यहाँ जो काम फ्लैट टेरेन में हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, वो यहाँ पर सेम टास्क एक बहुत आर्डुअस प्रोसेस हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर करना है, फ्लैट है तो हम तो ट्रेन के थ्रू उसे सप्लाई कर देंगे, कोस्टल एरिया है तो हम शिप्स के थ्रू ले आएंगे। बट व्हाट अबाउट माउंटेन? माउंटेन में अप्रोच और एक्सेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ज़रूरी है इक्विटी होना। हम उत्तराखंड को महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकते, उत्तराखंड की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट है। हिमाचल प्रदेश को हम तमिलनाडु से कंपेयर नहीं कर सकते, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है उसको आप गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इक्विटी होना ज़रूरी है। ऑयल टैंकर्स भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं। ये रोहतांग पास में मनाली हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। सो दिस इज हिमालयन टास्क। पैलेस्टीन फ्लेज इंडियाज एब्सटेंशन। सी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डवेल नहीं करना है, हमारा स्टैंड हमेशा से एक ही रहा है। एमईए ने फिर इसको क्लैरिफाई कर दिया है। हम टू स्टेट थ्योरी पे बिलीव करते हैं, इसराइल भी होगा और पैलेस्टीन भी होगा। पीसफुल एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस वहाँ पे होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांट। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट्स पास नहीं करते हैं। सो दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। अब जो नेक्स्ट है, कोविड-19 एग्जाम्स जो हैं फाइनल ईयर के ड्यू स्टूडेंट्स जून 7 से होंगे। फ्रेशर्स मस्ट वेट। क्लास 12 स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल गया है, ही वॉज साई ऑफ रिलीफ। बट जो पढ़ाकू टाइप हैं वो थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बिकॉज अब 98-99% कैसे दिखाएंगे। सो दिस इज द थिंग। ये है पिकिंग अप स्टीम। पिकिंग अप स्टीम, ये कुछ इनोवेटिव जुगाड़ अक्सर देखने में आए, सीआरपीएफ में भी देखा था हमने, पुलिस भी ऐसे कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं। स्टीम जो होती है वो हेल्प करती है, अगर नेसल कंजेशन है तो उसमें हेल्प होगा। और ये भी एक बात है कि इससे जो ठंड, कोल्ड एंड फ्लू टाइप सिम्टम्स हैं उसमें रिलीफ मिलता है। बट साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि टू मच ऑफ स्टीम से यू कैन अवॉइड कोविड। ओके, दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो इट इज़ ओके, बट इसमें टू मच ऑफ डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। प्लस ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से आता है, एक्सेसिव स्टीम ले लिया तो ये जो पूरा है दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बिकॉज ऑफ हीट डैमेज भी हो सकता है। सो प्रिकॉशनरी मेजर लेना है एंड हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड सेकेंड थिंग, वैक्सीनेशन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, किसी भी टाइप की सूडो साइंस जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है उसमें विक्टिम नहीं बनना है। वैक्सीनेशन इज दी ओनली सॉल्यूशन। सो हैंडल विद केयर, एक्सेसिव हार्मफुल हो सकता है। हाई कोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट वेदर इट कैन गिव सेकेंड डोज। अब सी, फर्स्ट डोज कोवैक्सीन का लगा दिया, अब कोवैक्सीन मिल नहीं रही है तो कोर्ट ने यहाँ पे डांट लगाई है। पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है 0.78%, गुड। मेंटल फिजिकल फटीग है, नो एक्सक्यूज टू शन ड्यूटी। अब सी, दिस इज वाई ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है ना, इनका मोरल हाई रखना ज़रूरी है, एनकरेजमेंट देना ज़रूरी है, बिकॉज दे आर रिस्किंग देयर लाइफ। अभी एक और न्यूज़ है, इतने सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो द पॉइंट इज वी नीड टू प्रोवाइड देम दिस एटलीस्ट सम एनकरेजमेंट, एटलीस्ट सम बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जो
वर्किंग कंडीशन है, मेंटल फिजिकल फटीग है, बिकॉज इन द एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो द राइट अप्रोच क्या होगी कि जैसे डॉक्टर्स को बोला जा रहा है डिस्पाइट फिजिकल फटीग उनको काम करते रहना है, फ्रंट लाइन जो स्टाफ है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होना जरूरी है। इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो वर्कलोड को तो हम कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक है, इनका नंबर बढ़ाना ज़रूरी है। इंडिया में अक्यूट शॉर्टेज है मेडिकल कॉलेजेस के, सो मेनी स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट इनटू दिस डॉक्टर एटसेट्रा, बट कॉलेजेस इज सफिशिएंट नहीं है। तो व्हाई नॉट वी आर मेकिंग मोर कॉलेजेस, हमें ज़्यादा कॉलेज बनाना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स की डिमांड है, पीपल वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, चूज इट एज अ करियर ऑप्शन, सो वी नीड टू ब्रिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, एंटायर मेडिकल इकोसिस्टम, पैसा ना यहाँ लगाना चाहिए। देन दिस इज एग्जाम फियर, CBSE class 12th exam has been cancelled, center must act to secure education। अब सी एग्जाम्स कैंसिल हो गए, एक्चुअली गवर्नमेंट एल्डर सब बड़े डर गए कि जो थर्ड वेव आएगी वो बच्चों पे आएगी, सो दे डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, कोई चांस लेना नहीं चाहता। शेकन बाय द कार्नेज रॉट बाय द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक, गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस भी नहीं थी कि वो एग्जाम्स को कैंसिल करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर्स हैं, इन्फेक्शन है, तो हमें द पॉइंट है स्टूडेंट्स जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो इनको अननेसेसरी एक्सपोज नहीं करना है। अब बात है नीट और जेई का क्या होगा, बिकॉज लास्ट ईयर भी इफ यू रिमेंबर काफ़ी कैंपेन चले थे, कैंसिल नीट कैंसिल जेई, बट गवर्नमेंट ने एग्जाम्स कराए थे। बट इस बार की स्थिति डिफरेंट है, लेट अस सी इस बार क्या डिसीजन होता है। सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट मेजर फैक्टर्स जो हैं जैसे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ वैक्सीनेशन डोज, नाउ दिस इज द अप्रोच। एग्जाम्स कैंसिल करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, आज नहीं तो कल तो एग्जाम कराना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, जो सिस्टमेटिक वैक्सीनेशन कवरेज है उसको एक्सपेंड करें, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर वायरस वेरिएंट्स आर स्प्रेडिंग इसको एड्रेस करें। जैसे अभी सेकेंड वेव भी अचानक से नहीं आई, फरवरी मार्च में इसके क्लियर साइंस दिख रहे थे कि वेव आ रही है, बट हम उसको इग्नोर किया, ये इग्नोर नहीं करना है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड वेव। सो द पॉइंट इज जो वाइज पर्सन होता है ना वो किसी दूसरे की मिस्टेक से सीख जाता है। अगर हम बुद्धिमान होते ना तो यूरोप यूएसए से हमको सबक सीख जाना चाहिए था, बट हम बुद्धिमान तो है नहीं। अब उससे कम बुद्धिमान जो होता है ना वो खुद की गलती से सीख जाता है, अब हमने गलती की, हमें एटलीस्ट अब लेसन सीख जाना चाहिए, अदरवाइज वी विल बी फुलिश की गलती बार बार हो रही है, बार बार सफर कर रहे हैं एंड बार बार पेइंग द प्राइस। सो फुलिश नहीं बनना है, एटलीस्ट हम सम बुद्धिमानी दिखाना है, थर्ड वेव को वी शुड अवॉइड। चिल्ड्रन जो है वैक्सीनेशन करें, वाइड स्प्रेड टेस्टिंग नेसेसरी है। आगे ये एडिटोरियल का था, एडिटोरियल का फर्स्ट एडिटोरियल था। एक यहाँ बिहार डीजीपी का ये स्टेटमेंट है, नो सेल फोन यूज ऑन ड्यूटी। पता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं ना वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप फौज में हो तो आप अपनी गन वगैरह लगा के ऐसे सेल्फी खींच के सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, ये अगेंस्ट सर्विस रूल है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है कुछ फोर्सेस एंड इनमें डिपार्टमेंट्स में। सिमिलरली सिविल सर्विसेज में भी ये ट्रेंड आ गया है कि पहले वो बताते हैं सोशल मीडिया में कि दे आर IAS, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ये तो पर्सनल अकाउंट है। तो इजंट लाइक कि जो गवर्नमेंट आपकी ड्यूटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, एक डिबेट इसमें अभी ड्रू हो रहा है सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। बस आई वॉज रीडिंग सम आर्टिकल्स ऑफ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने ये बात नोटिस किया कि जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करने लग जाए, अदरवाइज आपकी जो वर्क डिलीवरी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दिस इज़ द थिंग, आने वाले टाइम पे देखिएगा इसकी एक गाइडलाइन आएगी, सोशल मीडिया एंड सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, कितनी फ्रीडम है, रूल बुक में कुछ ना कुछ मेंशन होगा। इस बात पे काफ़ी अभी डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा है इंटरनली। देन दिस इज मेंटल फिजिकल फटीग, नो एक्सक्यूज टू शन ड्यूटी, प्राइवेट डॉक्टर्स वॉर्न। ये फर्स्ट एडिटोरियल था एग्जाम फियर। एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन, यहाँ बात है कि वेल बिगन इज हाफ डन, बट वेल बिगन इज नॉट लाइक कि हमने पूरा जंग जीत लिया है, परहैप्स ये कई बार इनफ भी नहीं होता है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड से ये अनाउंसमेंट हुए कि जो ऑर्फन चिल्ड्रन है कोविड के कारण हुए उनका गवर्नमेंट पूरा टेक केयर करेगी। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, बट द पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन। जैसे स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल तो बड़े फैंसी टाइम टेबल बनते हैं,
अप्रोच बड़ी अच्छी बनाते हैं, 50 डेज में ये करेंगे, 60 डेज में ये करेंगे, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, दिस इज द पॉइंट। तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, वरना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो बैकलॉग बढ़ता है, बैकलॉग बढ़ता है तो फिर उससे एंट्रोपी आती है, नेगेटिविटी आती है, और फिर ये कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है पूरा प्लान। सो द पॉइंट इज, ये जो एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन का कोविड-19 से रिलेटेड हम स्कीम्स ला रहे हैं, इस पे अभी भी फाइनल कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है, बिकॉज गवर्नमेंट ने खुद ने अभी यहाँ पे फाइन डिटेल्स नहीं बताए। लेट अस वेट, बट द पॉइंट इज जो भी फाइन डिटेल्स आए तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, वरना स्कीम्स का तो हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हम बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स लाते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्सट्रीमली पुअर होता है। तो स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, एंड दिस शुड बी अवर मोटो, लेट नो चाइल्ड बी लेफ्ट बिहाइंड। पीछे कोई भी चाइल्ड छूटे नहीं, कि उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर ये नहीं है तो उसके कारण वो डिप्राइव नहीं हो जाए इन बेनिफिट से। एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड, इसमें काफ़ी पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं। हमारे जो काम की बात है कि यूनियन एनक्रोचमेंट होता है स्टेट सब्जेक्ट में, जैसे फेडरल फीचर क्या है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कई बार गवर्नमेंट डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन करती है, सेंटर जो होता है ना वो स्टेट के सब्जेक्ट में नियम बनाने लग जाता है, तो यूनियन एनक्रोचमेंट है, उससे स्टेट की पावर कम होती है, इंडिपेंडेंस कम होती है, स्टेट कैपिटल के रिलेशंस जो होते हैं स्टेट और सेंटर के, वो भी लॉगर एड्स में आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसग्रेशन होता है अक्सर, जैसे सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, सीबीआई, सीवीसी एट्सेट्रा, इनका क्या मिसयूज तो नहीं होता है। देन देर इज पॉइंट लाइक कि स्टेट और सेंटर का कोऑपरेशन आज के टाइम पे क्यों इतना ज़रूरी है। सो सी, इंडिया ना हमेशा से क्वाजी फेडरल रहा है, केसी वेरे साहब ने कहा, मतलब फेडरल फीचर्स भी हैं और साथ ही साथ यूनियन टेंडेंसी भी है। देयर मस्ट बी फेडरल कोलिशन टू प्रिजर्व द आइडिया ऑफ अ प्लूरल इंडिया। अब फेडरलिज्म क्यों जरूरी है, बिकॉज इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब केरला है, जम्मू कश्मीर, देर इज सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो प्लूरल इंडिया के लिए फेडरलिज्म इज दी ओनली सॉल्यूशन। इससे थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए स्टेट लेवल पे, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। फेडरल विद यूनिटरी अप्रोच है। तो द पॉइंट इज, चेंजिंग टाइम पे पैंडमिक से लड़ने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हम एम्फेसाइज करें। जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आर्टिकल 279A, we need to address the apprehensions and fears of state governments. स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्रिपल हो जाती है, उनके पास पैसे ही नहीं होते, तो वो कोई स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगी, उनको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना पड़ जाता है सेंटर पे। सो ये जो चीज़ है, इससे गवर्नेंस जो होती है वो उसमें मिसमैनेजमेंट होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एस्पेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं, उसको लेटर एंड स्पिरिट में भी हमें एड्रेस करना है, सो दैट जो प्लूरलिस्टिक इंडिया है वो इथोस भी हम मेंटेन करें। क्लोज द वैक्सीनेशन गैप इन ग्लोबल लॉक स्टेप, इसमें भी सेम आर्ग्यूमेंट्स हैं। यूरोपियन यूनियन है, इसको जिम्मेदारी देना चाहिए, जिम्मेदारी से आगे आना चाहिए, बिकॉज इक्विटी। यूरोपियन यूनियन के पास पैसा है, इनके पास पता है 5-5, 6-6 डोज है 1 पर्सन के लिए, अफ्रीका में 1 डोज भी नहीं है, एशिया में 1 डोज भी नहीं है। सो दे शुड एक्ट इन एन इक्विटेबल मैनर। इम्यूनाइजेशन के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इकोनॉमीज़ ने, जैसे mRNA वैक्सीन है फाइजर मॉडर्ना की, वो शेयर करें कि ये वैक्सीनेशन कैसे बनाई मास स्केल में, अदरवाइज वैक्सीनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा वर्ल्ड का। वॉलेंटरी लाइसेंसिंग नेसेसरी हो, ट्रिप्स दोहा के अग्रीमेंट में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें हमने 11 मई को बड़े अच्छे से देखा था। आईपी वेवर, काफ़ी सारे नियम भी इस दिन मेंशन किए थे आईपी वेवर के। द पॉइंट इज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। अफ्रीका और एशिया को इमीडिएट वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड। अभी नेपाल में हालत बहुत ख़राब है, मलेशिया में हालत बहुत ख़राब है, इंडिया में हम भी सफ़र कर रहे हैं। वैक्सीनेशन इमीडिएट रिक्वायर्ड ज़रूरी है। वैक्सीन स्कर्मिशेस प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, एक बार ये 11 मई का देखिएगा, आईपी वेवर, काफ़ी अच्छे इसमें पॉइंट्स है। वैक्सीन स्ट्रैटेजी, द कॉशनरी टेल इन ओसाकाज एग्जिट, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाओमी ओसाका, सी हमारा हर एक का एक नेचर होता है, जैसे सम पीपल आर लाइक टॉकेटिव हैं, दे आर वेरी पब्लिक फिगर, दे लाइक दैट वे।
Some people are very introvert type, they are like very shy, they are not very talkative, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता है उनको, से अपना काम से काम रखना का, they are like that only. अब इसमें ना बुलिंग करना इज नॉट राइट कि आप ऐसे हो तो क्यों हो। अब वैसे ही है, जैसे आप टॉकेटिव हो वैसे ही दूसरा पर्सन साइलेंट है, इट्स ऑल अबाउट नेचर। सिमिलरली जैसे ओसाका में, ओसाका का केस में क्या हुआ कि फ्रेंच ओपन में एक नियम है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं, सारे विंबलडन में ही एक्चुअली ये नियम है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो मैच के बाद प्रेस से इंटरेक्ट करते हैं। प्रेस से इंटरेक्ट करते हैं तो जो फैंस हैं इनके, उनको इन प्लेयर्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। अब जैसे आप जोकोविक को देखो, ही इज अ वेरी लाइक आउटवर्ड एक्सट्रोवर्ट, काफी अच्छे से प्रेस को हैंडल करता है। नाओमी ओसाका कई बार ऑकवर्ड फील करती है, और प्लस शी वाज आल्सो बैटलिंग विद सम पर्सनल मेंटल एंड दिस इश्यूज। तो इसने मना कर दिया कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू टॉक टू एनीबडी, मैं बस अपना गेम खेलना चाहती हूँ। तो विंबल जो ग्रैंड स्लैम्स हैं, चारों हैं, विंबलडन एंड फ्रेंच एंड यूएसए ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने एक वार्निंग दिया ओसाका को कि अगर आप प्रेस से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ओसाका ने ही नाम ही अपना विड्रॉ कर लिया फ्रेंच ओपन से। अब इस बात पे एक बहुत बड़ी डिबेट स्टार्ट हो गई है कि हम जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स जो है ना, इनका एक पर्सनल स्पेस भी होता है। पब्लिक फिगर जो होते हैं इनका एक पर्सनल स्पेस भी होता है, पर्सनल नेचर होता है। तो aren't we just because of commercialization, because स्पोर्ट्स में ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं एट्सेट्रा, इंटरेक्शन ज़्यादा करना है, हम इन प्लेयर्स की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। इस बात पे सवाल होने चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अगर इफ सम पर्सन इज से इन पब्लिक स्पेस, वी वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन। तो ओसाका ने भी ये पॉइंट कहा कि जज मी बाय माई गेम, जो मैं टेनिस खेलती हूँ उसके हिसाब से जज करो, अदरवाइज शी इज लाइक वेरी प्राइवेट एंड शी लाइक्स टू बी लाइक दैट। तो विच शुड बी रेस्पेक्टेड। ये चीज जो है ना, इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय ऐसे और ज्यादा कंट्रोवर्सी और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के लिए। और एवरीबडी इज डिफरेंट, हर किसी का अपना एक अलग स्वभाव होता है, तो बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए। बुलिंग इज वेरी वेरी बैड। सो दिस इज कॉशनरी टेल इन ओसाकाज एग्जिट। यहाँ भी कुछ राइट रॉन्ग है नहीं, ये पूरे टॉपिक पे एक बहुत डिबेट एंड कॉन्वर्जेशन होना जरूरी है इस पूरे इकोसिस्टम पे। यहाँ बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब सी, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू अग्री विद दिस व्यू? डिस्कस। ये भी लास्ट ईयर जीएस 2019 का सवाल है, डिस्कस। अब जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनको हम सुपर ह्यूमन भी मानते हैं। जैसे आई रिमेंबर एक गेम हो रहा था फेडरर और नडाल का, बहुत इंटेंस गेम था, फेडरर हार गया। अब पहला सवाल फेडरर से पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है? अब ऑब्वियसली कैसा लग रहा होगा। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स हैपन। बट इसका दूसरा एंगल ये भी है कि अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस होती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लुक अप टू यू। तो आपको फिर स्ट्रॉन्ग बन के डिलीवर करना भी आना चाहिए, बिकॉज ये दोनों है, प्लस माइनस दोनों होता है। आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है व्हेन यू आर इन पब्लिक स्पेस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज यू नो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कल आप एक ऑफिसर बनोगे, आपको बहुत सारा मीडिया से इंटरेक्ट भी करना है। आप पर्सनली चाहे जैसा भी फील कर रहे हो, बट जब आप उस चेयर पे बैठोगे, ड्यूटी पे रहोगे, तो आपको मतलब यू हैव टू डिलीवर। यू कैन नॉट से कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मूड नहीं है, ऐसा नहीं है, आई कांट डू दिस, नो। प्लस जो पर्सनल जो भी इमोशंस हैं वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, वरना अभी हमने देखे थे केसेस हो जाते हैं। नो, जो वर्क है उसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, इमोशनली इंटेलिजेंस। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। ये वर्क लाइफ में ना काफी हेल्प करता है। देयर एग्जिस्ट अ लार्जर क्वेश्चन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम स्पोर्टिंग आइकन्स। Are we satisfied with them just doing their job, playing, winning, or do we want to get to know the person, tactical genius behind the champion क्या है? People will want to know you. If you are in public space, people will have curiosity. They will want to know more and more about you. So this is again a debate. Let us talk about emotional intelligence in this context. Then this is a far-reaching tax measure. यूएस के जो टैक्स लॉज हैं उसमें चेंजेस हैं, ओईसीडीज वगैरह। बेसिकली ये बताता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। क्या होता है, जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं वो इंडिया में रजिस्टर नहीं करेंगी, वो करेंगी मॉरिशस में, सिंगापुर में। वाई? बिकॉज वो टैक्स हेवन है, तो इससे वो टैक्स की बचत कर लेती है विद इन लॉ में रहते हुए।
टैक्स इवेशन, ये भी एक बात है। आस्किंग द राइट क्वेश्चन, नाओमी ओसाका, इकोनॉमी का फ्री फॉल एट एनी कॉस्ट, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है मॉडल टेनेंसी एक्ट, ये क्या है, किराएदार वगैरह, ये अभी अप्रूवल मिला है, कुछ ही दिनों पे एक्ट आएगा, इसको हम बात करेंगे, किराया। देन दिस इज 5G प्ली कैंसिल हो गया। दिस इज ट्रैक इनोक्यूलेट ट्राइब्स इन ओडिशा, सी ओडिशा ट्राइब, हमने पीवीटीजीज पढ़ा था, डोंगरिया कौन, पीवीटीजीज, तो पीवीटीजीज को वैक्सीनेशन करने के लिए उनका ट्रस्ट जीतना है। नॉर्मल लोगों को कन्विंस करने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है मेन स्ट्रीम को, तो ट्राइबल्स को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट होगा, दिस इज द चैलेंज। पैलेस्तीन प्लेज इंडियाज एब्सटेंशन फ्रॉम वोट, डोमिनिकन कोर्ट, न्यू पेंशन रूल्स गैग क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमी रिजाइलेंट है, यूनियन मिनिस्टर ने कहा इकोनॉमी रिजाइलेंट है। ये वेबिनार है लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, यूएनजीए, मालदीव्स को हम बैक कर रहे हैं, मालदीव्स को, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड जनरल असेंबली नेक्स्ट वीक के लिए, लेट अस सी रिजल्ट्स क्या आते हैं। देन दिस इज डीआरडीओ की फैसिलिटी ओपन हो गई है उत्तराखंड में, सेंट्रल वेयर सिटीज यूनिवर्सिटीज। देन 12th के एग्जाम्स कैंसिल हुए, सी दीज मेनी डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ। वेरिएंट को अब बोलना है डेल्टा वेरिएंट, WHO ने कहा, नंबर्स कम हुए हैं, गुड नॉर्म्स फॉरेन मेड वैक्सीन के ईज हुए हैं। देन दिस इज लॉकडाउन ब्लूज, द सरप्राइज विजिटर इन वेलोंग, ये रेयर सब स्पीशीज है जो अभी फोटोग्राफ हुआ है काफी टाइम बाद। देन दिस इज चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, चाइना है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, और ये अब इस पूरे अफगानिस्तान रीजन में डोमिनेट करने वाला है, बिकॉज यूएस का तो विड्रॉवल हो रहा है। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, अनसर्टेनिटीज। अफगानिस्तान में अगर डेमोक्रेसी रहेगी, अफगानिस्तान में पीस लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, अफगानिस्तान में अगर फॉरेन प्लेयर्स का इंटरवेंशन कम रहेगा, तो वो इंडिया का बेनिफिट है। अदरवाइज चाइना एंड पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लग जाएंगे अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में, और फिर वो शायद इंडिया के अगेंस्ट जाएगा। देन रिमेंबरिंग दिस टुल्सा रेस मैसेकर 100 years लेटर, मैसिव फायर ब्रेक्स आउट एट ईरान ऑयल रिफाइनरी। अभी कुछ टाइम से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस ने अभी अपॉलॉजी मांगा था, बेल्जियम ने भी अपॉलॉजी मांगा था, जर्मनी ने भी अपॉलॉजी मांगा था, दे आर ट्राइंग टू लाइक करेक्ट द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। बर्नट आउट कंटेनर शिप सिंकिंग ऑफ श्रीलंका, ये मैरीटाइम डिजास्टर अभी हुआ था, श्रीलंका की कोस्ट पे शिप डूब गई। ये लेबर वेटरन है, हर्जोग इलेक्टेड इजराइल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो इजराइल का होता है ना वो सेरेमोनियल होता है, तो ये प्रेसिडेंट है, नेसेट पार्लियामेंट, आइजैक हर्जोग। एक्सपोर्ट सर्ज 67% नैरोइंग ट्रेड गैप, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना नेतन्याहू, हो सकता है वो भी चेंज हो गए। अभी पूरी इजराइल में पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, 3-4 बार इलेक्शन हो गए, नतीजे आ नहीं रहे, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और इसी के बैकड्रॉप पे इजराइल वर्सेस हमास का अभी फाइट भी हुआ था। एक्सपोर्ट सर्ज 67%, नैरोइंग ट्रेड गैप्स, गुड। एक्सपोर्ट मतलब जो चीज़ें बाहर बेच रहे हैं, इम्पोर्ट मतलब बाहर से जो चीज़ें खरीद रहे हैं। बाहर अगर कुछ बेचेंगे तो उसके बदले में डॉलर आएगा, बाहर से कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो डॉलर का पेमेंट देना पड़ेगा, तो इससे हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचें ताकि पैसे आए, और कम से कम चीज़ें हम इंपोर्ट कराएं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। फेवर टेक ट्रांसफ़र फॉर वैक्सीनेशन नेस्कॉम, ये बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, IPR। ब्राज़ील की इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, 1.2 प्री पैंडमिक साइज, दिस इज गुड। शुगर केन, अभी शुगर केन पे एक नोट बनाया था ना, ब्राज़ील में शुगर केन प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। देन फिकी ने बोला है अनलॉक इकोनॉमी ग्रेडेड करें, जूलर्स एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम मांग रहे हैं, हुआवे भी अगेन ट्रबल सर्वाइवल की बात कर रही है, मर्सिडीज अपना बिजनेस को रीजेक्ट करेगी। यहाँ अब एक न्यूज़ है, रेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन सरप्लस स्टेट्स। इथेनॉल से आता है बायोफ्यूल। 8 मार्च को हमने ये देखा था कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, इसका एक बड़ा अच्छा PDF भी मैंने शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक, सर्च नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, 8 मार्च। हम अब जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की ना, तो ऑयल जो होता है वो हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन होता है, जैसे बॉम्बे हाई में है, असम तरफ है, कुछ राजस्थान में, बट दिस इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट।
तो हमें पेट्रोल इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट कहाँ से कराते हैं? ईरान से करते हैं, अरेबिया से, अरब से करते हैं, यहाँ से इवन यूएसए से भी करते हैं। तो इंपोर्ट करा रहे हैं मतलब हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, प्लस डिपेंडेंसी बढ़ रही है ईरान पे, इन सब पे। सो हमें ऑयल के लिए भी इंपोर्ट को कम करना है और सेल्फ रिलायंस लाना ज़्यादा है। अब हमारे पास ज़्यादा ऑयल तो है नहीं, रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, तो क्यों ना जो ऑयल है नेचुरल ऑयल उसको रिप्लेस कर दें हम से बायोफ्यूल से, एथेनॉल से। हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ करें ताकि डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए पेट्रोल डीजल पे। ये बात है। तो जैसे 10% ब्लेंडिंग का अप्रूवल मिला इथेनॉल को पेट्रोल में, बायोफ्यूल को 20% बाय 2030, तो एटलीस्ट 20% इंपोर्ट तो कम होगा, विच इज़ अ बिग ह्यूज नंबर। तो ये बात है। बायोफ्यूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ भी बड़ा अच्छा था, टेलीग्राम में आप सर्च करना, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। अब इथेनॉल जो होता है ना, इसकी भी जनरेशन आई है, ग्रेजुअली ये बेटर हुआ। पहले आया तो वो हमने फूड से बनाया था, एडिबल क्रॉप से, कॉर्न, रैपसीड से। ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हुआ, सिंपल और लो कॉस्ट था। बट प्रॉब्लम है, अगर खाने से हम फ्यूल बनाने लग जाएंगे तो खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, कंपटीशन विद फूड प्रोडक्शन होगा। तो ये स्ट्रैटेजी इतनी करेक्ट नहीं है। फिर हमने बोला वेस्टेज से बनाते हैं, वेस्टेज और ऐसे सेल्यूलोसिक फीड स्टॉक से बनाया। तो इसने यूटिलाइज किया फूड एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। कंपटीशन अब फूड क्रॉप से नहीं होगा, बट इससे जो बनाना है फ्यूल को वो बड़ा कॉस्टली हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब और आगे बढ़े थर्ड जनरेशन में तो हमने माइक्रो एल्गी लाना चालू कर दिया। ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हम एल्गे ग्रो करेंगे, उससे फ्यूल बना लेंगे, वर्सेटाइल भी होगा, बट लिपिड कंटेंट कम है। और फिर ओपन पॉन्ड सिस्टम, कंटेमिनेशन का थ्रेट होगा। फिर इंजीनियर्ड माइक्रो एल्गे फोर्थ जनरेशन में आ गया, बायोमास, लिपिड प्रोडक्टिविटी। बट इसमें भी अभी रिसर्च की ज़रूरत है और काफ़ी पैसे हैं। तो वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, हम बायोफ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले 10, 15, 20 साल में सिचुएशन बहुत डिफरेंट होने वाली है। तो लेट अस सी। अब ये होता है बायोमास। हमने अगेन ज्योग्राफी में पढ़ा है, जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। सन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेन, सोलर एनर्जी, प्लांट फोटोसिंथेसिस से इसको कन्वर्ट करते हैं बायोमास में। फिर प्लांट बायोमास वुड पैलेट, तो या तो हम प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, तो वो एक हो गया, हर्बीवोर्स वगैरह। देन कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। फिर यही जो बायोमास है ये अगर बहुत टाइम तक हाई प्रेशर टेम्परेचर में ऐसे डिकम्पोज होता है तो यही बनेगा फिर दिस कोल, यही बनेगा पेट्रोलियम। तो जो सारी चीज़ें आती है ना वो इन दी एंड बायोमास से ही आती है, ये कार्बन साइकिल है। तो फिर जब इनका बर्न होता है तो ये वापस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो दिस इज बायोमास कार्बन साइकिल। ऐसे ऑक्सीजन साइकिल पता होना चाहिए, H2O साइकिल पता होना चाहिए, नाइट्रोजन साइकिल, एटसेट्रा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल भी। सो दिस इज बायोमास कार्बन साइकिल। अब सोर्सेज ऑफ बायोमास क्या हो सकते हैं? क्रॉप्स रेसिड्यू, एग्रीकल्चर का रेसिड्यू, सीवेज से ले सकते हैं, सॉलिड वेस्ट, एनिमल, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू। सो द पॉइंट इज गेट दिस बायोमास, और बायोमास से आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करके बायोफ्यूल्स बनाओ। ये है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018। हाई यील्डिंग टॉपिक है, रिवाइज 8 मार्च। देन अब हिंदी में हम देखते हैं बागवानी। बागवानी क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। हमारी बात है फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाओ, बिकॉज जो रेगुलर वीट और राइस पे डिपेंडेंसी है इससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। तो बात है डाइवर्सिफिकेशन का, सोर्सेज ऑफ इनकम डाइवर्स करें। तो बागवानी के लिए ये कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट है, जैसे ये है शोपियाँ, ये किन्नौर है, ये लखनऊ, वेस्ट जैंतिया हिल, दिस इज सेपा ही जाला, ये है महबूब नगर, अनंतपुर, थेनी तमिलनाडु में, चित्रदुर्ग, नासिक और सोलापुर है, ये कच्छ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं, ये बागवानी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक मिशन भी है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये बहुत ज़्यादा इसमें ना हाई यील्डिंग है, ज़्यादा पैसे हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हॉर्टिकल्चर के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट, कोकोनट, कैशू, कोकोआ, बैम्बू सब है इसमें। इन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 60% दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के 40%, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है। द पॉइंट इज डेवलप करें हॉर्टिकल्चर। अब हिंदी में देखते हैं। बागवानी फसलों का विश्व में हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं फलों और सब्जियों के। भारत में केला, आम, अनार, चीकू, नींबू, आंवला ये सब का बहुत बड़ा उत्पादक है। शीर्ष राज्य कौन से हैं? आंध्रा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
सब्जी में आगे कौन है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बागवानी फसलों का इतने मिलियन हेक्टर एक्सपेंशन हुआ है एरिया में, 20% खाद्यान्न के अंतर्गत शामिल है। तो हमने इंक्रीज किया है हॉर्टिकल्चर को, मूविंग इन राइट डायरेक्शन। कुछ नए इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे MIDH देखा हमने। देन MIDH में केंद्र प्रायोजित योजना है। इन सबको सब्जी, जड़, कंद फसलें क्या होती है? जैसे आलू हुआ, मशरूम, मसाला, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस, इन सब में सरकार आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज होती है हॉर्टिकल्चर में, बिकॉज इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, प्रोडक्शन, कटाई, लॉजिस्टिक, विपणन, ब्रांडिंग, ये चीजें भी ध्यान देना है। वरना कई बार अगर प्रॉपर मार्केटिंग नहीं होती ना, ब्रांडिंग नहीं होती, तो राइट प्राइस उसका रियलाइजेशन नहीं होता। देन जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन के थ्रू भी हम उसको एज अ ब्रांड बना सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, एटसेट्रा। सो ये जो चीज़ है ना, ये हाई यील्डिंग है और यहाँ पे एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम आ सकता है फार्मर्स को, तो हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये सीसेट है। बिफोर दैट ये न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया था। ये है द हिंदू में, ज्वेरेव थर्ड राउंड में हो गया। फ्रेंच ओपन इस बार शी इज ऑल्सो गोइंग टू मिस मारिन दिस PV सिंधु ओलंपिक्स। लेट अस सी नाउ। ये सीसेट है। यहाँ हमें लगाना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे सीरीज में नाम दिए 1 2 3 4 5। अब इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस 1 है, ये और ये भी 1 है, ये और ये भी 1 है, तो इट इज अ प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है SN में, अगर जैसे ये प्रोग्रेशन दिया है, A 1 है, डिफरेंस 1 है और टोटल 45 है, तो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 t। वैल्यू पुट करिए, n का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं SN = n/n+1/2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। गिव मी थोड़ा सा टाइम, मैं कंपाइलेशन फॉर्मूलेज वगैरह का दूंगा। आई एम इम्प्रूविंग वर्क, ज़्यादा अभी इसको स्पीड अप करता हूँ। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना था, तो ये 70,000 - 7 दैट इज 69,993। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इस केस में डिविडेंड क्या हुआ? 56 इंटू कोशेंट प्लस 29। अब ये हम अज्यूम करते हैं कि ये हर कोशेंट के लिए वैलिड होगा, तो Q = 1 के लिए भी वैलिड होगा। तो लेट अस पुट इट Q = 1 जस्ट फॉर टेस्ट। Q = 1 में भी ये वैलिड होगा। तो अगर Q 1 है तो D = क्या हुआ? 56 इंटू 1 + 29, 56 + 29 85। अब इसको 8 से डिवाइड करना है, तो 1 में भी वो वैलिड है, तो 8 से डिवाइड करें, 5 आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ हाउ मेनी 3-digit numbers are completely divisible by 6? आंसर 3-digit number completely divisible by 6. How many natural numbers are there between 23 and 100 which are exactly divisible by 6? On dividing a number 3 by 357, we get 39 as remainder. Remainder कितना है? 39. On dividing the same number 17, what will be the remainder? Answer 17 से करने पर क्या remainder होगा? So these are 3 questions for today. CSET solution ये है बागवानी, horticulture, very important. कुछ ही दिनों में इस पे एक नोट भी प्रिपेयर करेंगे। देन बायोफ्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन का 8 मार्च का वीडियो देखिए, बायोफ्यूल पॉलिसी। देन दिस इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। 11 मई में आप देखिए IP वेवर। एम्ब्रेसिंग चिल्ड्रन, फेडरलिज्म इम्पेरल, एग्जाम का फियर, वैक्सीनेशन ओनली सॉल्यूशन। देन पैलेस्टीन IT रूल, और ये बताना है रीसेंट एग्जाम्पल से वैलिडेट करते हुए 3 C's, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, कन्फ्रंटेशन। So this is 3rd of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.